Namaste ji, welcome to Himachal Wire. Welcome to another bookish weekend. इस वीकेंड की किताब है द जनरेशन ऑफ रेज इन कश्मीर। डेविड देवादास ने लिखी है। ये किताबें पढ़ना और उनको समझना मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ, जो हिस्ट्री है ना वो तो आपको किताबों में ही मिलेगी। एक किताब किसी भी टॉपिक की काफ़ी नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़िए। ये जो किताब है जनरेशन ऑफ रेज इन कश्मीर, ये एक रिसर्च वर्क है राइटर का। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स से फॉर्म्स फिल करवाए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में उनसे पूछा है उन्होंने कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आंसर लिखिए। ये गारंटी दी गई थी जब भी वो फॉर्म फिल करवाए गए कि आपका नाम अगर आप नहीं लिखना चाहें तो बिल्कुल आप उसको स्किप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं था, इसलिए बहुत सारे फॉर्म्स हज़ारों की तादाद में जो भरवाए गए स्टूडेंट्स से, उनसे ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई। ये इन्फॉर्मेशन उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कश्मीर के 1990s के, 2010, 2014, 2016, किस तरीके से वो जो बच्चे 1990s में पैदा हुए, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, क्या सोच रही, वो सब आपको इस किताब में मिलेगा। मैं कहूँगी कि इस किताब को पढ़ना मेरे लिए एक बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। इनरिचिंग एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि हम ना अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं, कोई डिबेट आ रहा है उसे सुनकर, या बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं उन्हें पढ़कर। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। सोशल मीडिया एक ट्रेंड पे वर्क करता है, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, उसे छोड़ दीजिए। मैं आपको दोबारा बोलूँगी कि आप किताबें पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, तो आप समझेंगे कि चीज़ें जिस तरह दिखती हैं शायद उनका एक और एंगल भी हो सकता है। इस किताब में डेविड देवादास ने कश्मीरीज़ का एक और एंगल दिया है। आप समझिएगा कि एक कश्मीरी किस तरह बड़ा हुआ है कश्मीर में। बच्चा पैदा होता है, एकदम फ्री होता है, खुशनुमा माहौल होता है, बहुत लोग उससे मिलने आते हैं पहले, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है बाहर खेलने जाता है, स्कूल जाना शुरू करता है। ये एक बड़ी ही नॉर्मल अपब्रिंगिंग होती है जो किसी भी बच्चे को कोई पेरेंट देना चाहता है। लेकिन कश्मीर का वो समय था जब बच्चे बिल्कुल बाहर खेलने नहीं जा सकते थे, एकदम अलग अपने घरों में बंद थे। टेररिज्म का वक्त था। ये वो समय था जब स्कूल खुले थे और बच्चे स्कूल जाने से पहले नॉर्मल क्वेश्चन अपने पेरेंट्स से पूछते थे, कर्फ्यू तो नहीं है, जिस रास्ते से हम स्कूल जाते हैं वो खुला है ना, कोई बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं हुआ वहाँ। फिर स्कूल के बिल्डिंग्स में उस वक्त जब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो दहशत कि कभी कुछ हो सकता है। ये एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं है। बहुत सारे बच्चे 1990s के टाइम के इस माहौल में बड़े हुए। ये किताब एक बहुत वेल रिसर्च्ड किताब है। कुछ जगहों पे मैं कहूँगी क्योंकि एक बड़ा ही इमोशनल टॉपिक है, लोगों के दर्द को बयान किया गया है, इसलिए कहीं पे रेपिटेशन हो जाती है। जैसे एक चीज़ इस किताब में बार बार बताया गया है कि कश्मीर में उस वक्त भी जब टेररिज्म पीक पे था, इंडियन आर्मी की इमेज बहुत अच्छी थी, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ से लोग घबराया करते थे। उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे थे उनके साथ जो बिल्कुल ठीक नहीं थे। इस बात को काफ़ी बार दोहराया है इस किताब में। किताब कहती है कि कश्मीर में पुलिस की वजह से जो लोगों का कॉन्फिडेंस टूट रहा था, उसके लिए इंडियन आर्मी ने एक विनिंग हार्ट एंड माइंड इनिशिएटिव 1990 में शुरू किया। उसमें लोगों को कोई गैजेट्स जिस तरह आयरन हो गई, मिक्सर हो गया, घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें, उनके लिए स्कूल बनाना, कोई ऐसी फैसिलिटी जो कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी हो, ये सारी चीज़ों की शुरुआत की गई। ये कॉन्फिडेंस गुडविल बिल्डिंग एक्टिविटी थी। काफ़ी लोगों के बारे में बात की गई है इस किताब में। मैं चाहूँगी कि आप खुद इस किताब को पढ़ें, उनके नाम, उनसे जुड़े इंस्टेंसेस कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप जानें। उन इंडिविजुअल लोगों के बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगी, पढ़ना ज़रूरी है इस किताब को, ये बोल सकती हूँ। कुछ अलग बातें आपको बताऊँगी, जैसे गवर्नमेंट ने एक चीज़ शुरू की, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी जिस दौरान, उस दौर की बात है कि एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी कि आपको नौकरी के लिए, पासपोर्ट के लिए और बाकी तमाम सुविधाओं के लिए जो बेसिक थी, उसके लिए
आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इस सर्टिफिकेट का नाम था नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके लिए एक स्टैम्प था कि आपने कभी भी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी, स्टोन पेल्टिंग या ऐसी कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। किताब ये कहती है कि ये सर्टिफिकेट्स 2000 रुपये में बिक रहे थे। अब 2000 रुपये में ये वो भी ले सकता था जो कभी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन उन लोगों के लिए भी 2000 रुपये देने ज़रूरी थे जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया था। कश्मीर में एक्सप्लॉयटेशन के, टेररिज्म के साथ साथ करप्शन को एक बहुत मेजर रीज़न माना गया है। कश्मीर की बहुत खूबसूरत डिस्टर्ब्ड घाटी में बहुत सारे ऐसे ज़रिए थे जिनसे आराम से करप्शन की जा सकती थी और वो बहुत धड़ल्ले से चल रही थी। वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट या बेसिक क्लरिकल लेवल पे सीमित नहीं थी, बड़े बड़े लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि फंडिंग किस तरीके से होती है, पाकिस्तान से किस तरह से पैसा आता था, जो लीडर्स हैं उनको एक तरह की सैलरी बंधी हुई थी। किताब ये कहती है कि पैसा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आता था, इन लोगों के ऊपर पैसा, इन लीडर्स के ऊपर इंडिया भी पैसा लगाता था। बहुत सारे हुर्रियत लीडर्स की प्रॉपर्टीज़ दिल्ली, बेंगलोर ऐसे बड़े शहरों में इंडिया में है। बहुत ही कम की प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में भी है। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की वो ज़्यादा इंडिया में की, पाकिस्तान में कम। स्टोन पेल्टिंग 2010-2011 में शुरू हो गई थी, थोड़ी थी, कम थी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं गया। इसका एक रीज़न था, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ये एक रिएक्शन था एक्शन का। इस किताब के हवाले से आपको ये बता रही हूँ कि एक अलग माहौल था कश्मीर में। स्टोन पेल्टिंग और बाकी जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो 100% बिल्कुल उन्हीं चीज़ों का रिएक्शन था, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उन चीज़ों ने इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, स्टोन पेल्टिंग, इन सब को एक मजबूती दी। वो क्या थी? देखिए, एक समय था जब कश्मीर में नई गाड़ी होना या फिर कोई नया बाइक होना, ये सारी चीज़ें एक लग्जरी थी। ऐसा लिखा गया है इस किताब में कि माहौल ऐसा था कि कोई अपने घर से गाड़ी में निकला, नई गाड़ी में या बाइक पे निकला, कहीं पे जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो उन्हें रोका गया, उनका बाइक ले लिया। जिसके पास बंदूक होती थी उसकी पावर थी, वो कुछ भी कर सकता था। कश्मीर एक समय में सबसे बड़ा हब बन गया था चोरी की हुई गाड़ियों का। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं करवाई जाती थी, किसके नाम पे है ये होता ही नहीं था। एक दौर ऐसा था, तो जितनी भी चोरी की हुई गाड़ियाँ थी ऑल ओवर इंडिया में, उनके लिए कश्मीर एक बेस्ट प्लेस था। ये भी एक समय था। तो आप देखिए कि आपके पास जो महंगी गाड़ी है, आपका जो नया बाइक है, आपने बहुत शौक से लिया है, उसको किसी ने ले लिया। बहुत बार ये टेररिस्ट भी किया करते थे और इस किताब के जरिए कई बार उंगलियां पुलिस वालों के ऊपर भी उठाई गई है। पूछताछ के लिए छोटे बच्चों को बाजारों में रोका जाता था, घरों से पिता, चाचा, बड़े भाई, इनको उठा लिया जाता था, पूछताछ की जाती थी। वापस आते थे तो बहुत बुरे हाल में होते थे। ये सारी चीज़ें कई बार करनी बहुत ज़रूरी होती थी, लेकिन कई बार गलत आदमियों को भी उठा लिया जाता था। इनोसेंस, ये जो इंसिडेंट्स थे ये बच्चों के जहन पर बैठे। ये छोटे बच्चे थे जिन्होंने यही समझा कि पुलिस आए तो पत्थर मारो, ये करना है। स्टोन पेल्टिंग हाँ एक टेररिस्ट एक्टिविटी भी थी, फंडेड भी थी, ये भी इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन बहुत बार इनोसेंट लोग भी ये चाहते थे कि बस पत्थर मारो। 2010 और 11 के बीच अगर किसी स्टोन पेल्टर जो पत्थर मारते हुए पकड़ा गया, उसको पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाना था तो 20,000 रुपये उसकी रकम थी। 2016 में ये बढ़कर 30,000 हो गई, 30,000 से 50,000 रुपये तक। इस तरह से वहाँ पे काम चल रहा था। द जेनरेशन ऑफ रेज इन कश्मीर, ये किताब आपको एक इग्नोरेंट स्टेटमेंट देने से रोकेगी। ये किताब आपको किसी चीज़ के बारे में भड़का नहीं रही है। जो चीज़ें कश्मीरियों ने भुगती हैं, जो उस वक्त वहाँ पे हुई है, उस सारी सच्चाई से आपको अवगत करवा रही है। मैं फिर से आपको कहूँगी कि एक ही किताब किसी टॉपिक पे काफ़ी नहीं है।
कश्मीर पे मैं और भी किताबें पढ़ने वाली हूँ, पहले भी एक पढ़ी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो किताबें आएंगी वो भी अपडेट हो जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जितनी भी नई अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। द जनरेशन ऑफ रेज इन कश्मीर, अ मस्ट रीड बुक। हमारा हिस्सा है कश्मीर। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको बारीकी से समझिए। कहीं बात करते हुए आपकी समझ को और बढ़ाएगी ये। टेक केयर, थैंक यू।